सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं. सो गाइज टुडे वी विल स्टडी कार्डियोमायोपैथीज. ओके. सो व्हाट इज कार्डियोमायोपैथी? कार्डियोमायोपैथी इज प्राइमरी डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक मसल. ओके. जब कार्डियक की मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आने लगती है तब हम उसको सिंपल सा कह देते हैं कार्डियोमायोपैथी. ये 3 टाइप की हो सकती हैं गाइस. पहला है एक्वायर्ड, दूसरा है जेनेटिक, थर्ड है मिक्स्ड. ठीक है. सो जेनेटिक जो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड के अंदर स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी जो ऑलमोस्ट आपके वो भी हो रखी होगी नहीं, आपको नहीं हो रखी होगी, मजाक का पार्ट. जो स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस के कारण होती है. देन जेनेटिक को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एंड एर्थ्रोजेनिक आरवी डिस्प्लेसिया. ठीक है. दोबारा से, अर्थमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया. ओके. जेनेटिक को एंड मिक्स का हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्वायर्ड से. सो गाइस एक्वायर्ड के अंदर स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी आती है सबसे फर्स्ट. डेट इज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं. देखो एमबीबीएस की जर्नी के दौरान हर किसी ने अपना दिल तोड़वाया होता है. देन एपिकल बलूनिंग सिंड्रोम भी इसको कहते हैं. हम सब समझेंगे व्हाई वी कॉल दिस एपिकल बलूनिंग सिंड्रोम और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पैथोलॉजी समझ लेते हैं. व्हाट इज पैथोलॉजी? सो सबसे पहली चीज इसके अंदर गाइस, सबसे पहली बात कि स्ट्रेस किसकी जिंदगी में ज्यादा है? स्ट्रेस ऑफ कोर्स लड़कों की जिंदगी में जाता है. बट स्ट्रेस, हम है ना, लड़के इज लाइक चिल रहते हैं, पर स्ट्रेस लेती हैं लड़कियां ज्यादा. तो इस वजह से पैथोलॉजी फीमेल्स में ज्यादा होती है मेल्स की बजाय, क्योंकि लड़कियां ज्यादा स्ट्रेस लेती है. ठीक है. उसके बाद अगर हमारा इसके अंदर गाइस जो है आपका स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सिंपल सा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी हाई हो जाएगी. उसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आपके हाई हो जाएंगे. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा? बीटा ब्लॉकर्स हाई. अरे नहीं, बीटा ब्लॉकर्स नहीं, ये मैंने गलत लिखा हुआ है. यहाँ पे आपके बीटा रिसेप्टर्स जो हैं उनका काम ज़्यादा बढ़ जाएगा. चलो अब इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं. देखो ये जो है हार्ट है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर गाइस ये ना बीटा रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक. यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं और जो ये एपिकल एरिया होता है, जो आपका ये एपिकल एरिया है, यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स नहीं होते, सिर्फ यहाँ पर होते हैं. ठीक. अब क्या होता है, ये जो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन है, ये हाई बीटा रिसेप्टर्स के यहाँ पर इनको जाके यहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ये वाले जो हैं यहाँ पर इनके अंदर, इन वॉल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है. सिर्फ एक के अंदर नहीं आती, वो है एपिकल, एपेक्स के अंदर वो नहीं आती प्रॉब्लम. तो इस वजह से जो इसका, देखो यहाँ पे देख रहे हो, होना तो चाहिए कुछ इस तरीके से था. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये वॉल्स हैं इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाएंगी, अपेक्स के अंदर नहीं आएंगी. तो इसकी वजह से अपेक्स है ना, ये थोड़ा ऐसे दिखेगा, मटके जैसा है ना, दिस लाइक अ पोट. ठीक है. जैपनीज ऑक्टोपस पोट, टाको सुबो पोट कहते हैं इसको गाइज. ये है ना जापान के अंदर पुराने टाइम के अंदर इट यूज टू कैच ऑक्टोपसिस. तो ऑक्टोपस को कैच करने के लिए यूज होता था. तो इस वजह से हम इसको कहते हैं टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी. इजी है ना. तभी अब आपको समझ में आया, तभी हमने इसको एपिकल बैलूनिंग कहा था. क्यों? क्योंकि ये वाली जब आप रिसेप्टर्स, यहाँ ये वाली जो आप इसको मसल्स को आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी. अपेक्स के अंदर तो होते ही नहीं बीटा रिसेप्टर्स, तो इसकी वजह से अपेक्स जो है उनकी बैलूनिंग हो जाएगी. ठीक. तो एनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल स्वेल्स एंड फॉर्म्स अ शेप लाइक ऑक्टोपस स्पोर्ट. सिंपल सा, ऑक्टोपस स्पोर्ट कह लो, घड़ा कह लो, कुछ कह लो, एनीथिंग. ओके. क्लिनिकल फीचर में यू विल बी गिवन अ 40 to 50 ईयर ओल्ड फीमेल, जिसको मतलब कोई इमोशनल स्ट्रेस हुआ होगा, एनी ब्रेकअप हुआ होगा, फैमिली के अंदर कुछ हुआ होगा, एनीथिंग. ठीक है. जिसकी वजह से चेस्ट पेन हुआ होगा. When this patient will come to you, you will do an ECG, you will see an ST elevation, plus you will also see tropi high. Troponins जो हैं high हैं. ठीक है. You will also see increase in tropi levels, but when you will do angiography, you will see everything is normal. Okay. So यहाँ पे वेंट्रिकुलोग्राम करेंगे तो LV शेप जो है हमें थोड़ा सा उसके अंदर चेंज होने को मिलेगा, दिखेगा. ठीक है. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज बीटा ब्लॉकर्स. यू नो बीटा रिसेप्टर्स के साथ प्रॉब्लम है तो इजीली बीटा ब्लॉकर्स दे दो. प्रोग्नोसिस इज गुड हेयर. ओके गाइस. अब आगे चलते हैं. मेयो क्लिनिक का क्राइटेरिया फॉर टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी. सबसे पहला है इसके अंदर गाइस, जो लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज होंगी इसके अंदर, सबसे पहली चीज प्रेजेंट. देन अब्सेंस ऑफ कॉर्नी आर्टरी डिसीज, मतलब कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिजीजेज होती हैं, कॉर्नरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज जो होती हैं वो इसमें अब्सेंट होंगी. ठीक. उसके बाद न्यू ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन ऑल्सो सी एसटी एलिवेशन इन दिस पेशेंट्स.
एंड absence ऑफ कार्डियोमायोपैथी और फियोक्रोमोसाइटोमा। ओके, कोई भी कार्डियोमायोपैथी का मायोकार्डाइटिस नहीं होगा, ठीक है, प्लस फियोक्रोमोसाइटोमा भी नहीं होगा इस पेशेंट के अंदर। ओके, सो दीज प्लीज 4 क्राइटेरियाज हैं, इनको आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी की तरफ। सो गाइस, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर पैथोलॉजी जो है, मल्टीपल म्यूटेशंस आर देयर, मतलब बहुत सारे म्यूटेशन हो सकते हैं, नॉट अ सिंगल म्यूटेशन। ओके, सबसे पहली बात करें तो वैसे जो मोस्ट कॉमन है वो है क्रोमोसोम 14 का। मोस्ट कॉमन जो है बीटा मायोसिन हैवी चेन म्यूटेशन इज देयर। ओके, कौन सी? बीटा मायोसिन हैवी चेन म्यूटेशन। कौन सी म्यूटेशन? एक बार और रिपीट करते हैं, बीटा मायोसिन हैवी चेन म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन जो है क्रोमोसोम नंबर 14 पे, जिसको हम कह सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन होती है। इसके अंदर मेनली ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन, जो म्यूटेशन है क्रोमोसोम नंबर 14 पे होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे देखो ये आप हार्ट है, हार्ट के अंदर गाइस वॉल होती है, ये वाली जो होती है इसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और ये जो होती है फ्री वॉल। ठीक, तो जो ये वाली वॉल होगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसका जो है हाइपरट्रोफी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी हाइपरट्रोफी की वजह से अनइवन हाइपरट्रोफी होगी। ऐसा देखो, या तो ऐसा होता है ये इतना हुआ है तो ये भी इतना होता, बट नहीं, ये यहाँ पे हाइपरट्रोफी ज़्यादा होगी, यहाँ पे हाइपरट्रोफी कम होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा गाइज, इसकी वजह से डायस्टोलिक फेलियर हो जाएगा। ठीक, अब डायस्टोलिक फेलियर के अंदर सिंपल सा है, ये बताओ, अगर यहाँ से ब्लड जाना होगा, यहाँ से ब्लड तो इजीली चला जाएगा, ठीक है, बट क्या इसकी यहाँ से जो राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा था वो क्या इजीली आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कौन सा इसके अंदर फेलियर होगा? इसके अंदर होगा डायस्टोलिक फेलियर। ठीक, सो डायस्टोलिक फेलियर होगा। उसके बाद गए सडन कार्डियक डेथ हो सकती है क्योंकि वेंट्रिकुलर अरेथमिया की वजह से। यहाँ पे क्या है ना, एक्टोपिक पेसमेकर्स भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, जहां पर भी देखो आपको हाइपरट्रोफी मिलेगी ना, वहां पे आपको प्लीज 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 थोड़ा ध्यान रखना कि ये एक्टोपिक पेसमेकर्स का प्रॉब्लम थोड़ा जरूर मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से अरेथमियाज, वेंट्रिकुलर अरेथमिया जनरेट हो सकता है। उस वेंट्रिकुलर अरेथमिया की वजह से है ना सडन कार्डियक डेथ, मतलब सबसे ज़्यादा फेटल चीज़ होती है ये। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स को क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सिंपल सा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो है कैविटी का साइज हो गया वो कम ड्यू टू एसिमेट्रिक हाइपरट्रोफी, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगी, एंड डायस्टोलिक फेलियर के अंदर जो मिलते हैं वो वाले हमें इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, HOCM हाइपर, सो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑल्सो सी सिस्टोलिक फेलियर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? HOCM। सबसे पहली बात, सिस्टोलिक फेलियर क्यों होगा? व्हाई देयर इज सिस्टोलिक फेलियर? वी नीड टू अंडरस्टैंड HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ डायग्राम। ठीक है, सो मैं एक थोड़ा सा ना रियलिस्टिक टाइप का आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। लेट मेक अ डायग्राम। दिस इज योर लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, यहाँ से जा रही है आपकी अयोर्टा। ठीक, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल के बाद हेयर इट इज हाइपरट्रोफी, यहाँ पे हाइपरट्रोफी हो गई आपकी। अब हाइपरट्रोफी के अंदर आप देखोगे कि ये जो ब्लड है यहाँ पर से यहाँ पे क्या हो गया? डायस्टोलिक फेलियर हो गया हमारा। डायस्टोलिक फेलियर क्या है? डायस्टोलिक जो आपका लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वो आपका यहाँ पे रुक गया। ठीक, या वो वहाँ यहाँ पे कम आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से डायस्टोलिक फेलियर होगा। अब क्या हो गया? लेट सपोज हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, और सिम्टम्स वर्सन होते जाएंगे, तो क्या होगा? एक टाइम आएगा कि ये बढ़ते 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 है ना ऐसे हो जाएगी ये वाली मसल। अब क्या होगा? जो यहाँ पर से ऐसे ब्लड जाना था, पहले तो इजिली फॉलो हो रहा था, चलो हाइपरट्रोफिक थी मसल यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की, बट फिर भी जो आपका सिस्टोलिक था वो सही हो रहा था। बट अब सिस्टोलिक होगा तो यहाँ पर से देखो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। अब है ना ब्लड ऐसे जाएगा, ऐसे जाके फिर ऐसे जाएगा। ठीक, पहले तो सिंपल जा रहा था, अब यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। ठीक, तो इससे क्या होगा गाइज आपका? इसकी वजह से सिस्टोलिक फेलियर हो जाएगा। ठीक, इसकी वजह से आपको एक और चीज सुनाई दे सकती है, डेट इज S4 मुर्मर। ठीक है, S4 मर्मर हमें सुनाई दे सकता है। S4 साउंड आपको यहाँ पे सुनाई दे सकता है। मर्मर कौन सा? क्रिसेंडो, डिसक्रिसेंडो मर्मर आपको सुनाई दे सकता है, या डायमंड शेप मर्मर आपको सुनाई दे सकता है। वो सुनाई देगा आपको अब्स एरिया के अंदर। ये चीज ध्यान रखना, कौन से एरिया में सुनाई देगा? अब्स एरिया के अंदर सुनाई देगा। ठीक, क्योंकि ये मर्मर हमारा सिंपल सा है कि किसी हमारा यहाँ पे वोल्व खराब नहीं है,
जो आपका ब्लड है, ब्लड आपका यहाँ पे हाइपरट्रोफिक मसल से आपका यहाँ पे डाइवर्ट होके फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो यहाँ पे ये जो आवाज़ आ रही है दिस इज है, तो इसकी वजह से हमें एक S4 यहाँ पे सुनाई देगा, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर इस्केमिया हमें दिखाई देगा, ठीक। ओ सॉरी, यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम घट गया। स्ट्रोक वॉल्यूम इसलिए घट गया क्योंकि रास्ता रोक लिया ना एओर्टा के अंदर जाने का, सो डेट्स वाई स्ट्रोक वॉल्यूम भी घट गया, ठीक। आई गेस आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं गाइस क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर गाइस इस्केमिया, इस्केमिया दिखाई देगा हमें, सिंपल सा है, चेस्ट पेन हमें दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। सिंकोप एपिसोड्स दिखाई देंगे हमें क्योंकि ब्लड सप्लाई टू ब्रेन यहाँ पे कम होगी, तो सिंकोप भी दिखाई देगा, इस्केमिया भी दिखाई देगा हमें। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया, S4 या मर्मर आपको क्रिसेंडो डिस्क्रेंडो मर्मर और डायमंड शेप मर्मर आपको सुनाई देगा अब्सेरिया के अंदर। जब आप स्टेथ रखोगे तो अब्सेरिया के अंदर आपको ये वाला सुनाई देगा, ठीक है। ये कम क्या होगा इसके अंदर गाइस, सिंपल सा है, आप जब स्टैंडिंग या वल्सल्वा करने को बोलोगे अपने पेशेंट को, स्टैंडिंग पोजीशन में जाने को कहोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे जो है गाइस ईसीजी करोगे, ईसीजी के अंदर सबसे पहली बात तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी आपको दिखाई देगी, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी दिखाई देगी, साथ में आपको दिखाई देगा पैथोलॉजिकल क्यू वेव। अभी हमने थोड़े चैप्टर्स पहले हमने पढ़ा था लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हम ईसीजी के अंदर देख के कैसे कर सकते हैं गाइस, प्लीज इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए, ठीक है। उसके बाद ताकि मुझे पता चले कि आप एक्चुअली में मेरे इन लेक्चर्स को अच्छे से देखते हो। उसके बाद गाइस पैथोलॉजिकल क्यू वेव सेकंड, थर्ड एंड एवीएफ के अंदर आपको देखोगे, देखो सेकंड के अंदर हमें दिखाई दे रही है, एवीएफ के अंदर दिखाई दे रही है, वैसे औरों में भी दिखाई दे सकती है बट मेनली सेकंड, थर्ड एंड एवीएफ के अंदर हमें दिखाई देगी पैथोलॉजिकल क्यू वेव। इस क्यू वेव को देखोगे, देखो आप यहाँ पे, ठीक है, वन बॉक्स से भी ऊपर जाके जा चुकी है ये, है ना। तो ये आपको एक पैथोलॉजिकल क्यू वेव आपको दिखाई देगी। जब आप इको करोगे, इको के अंदर बनाना शेप्ड एलवी आपको दिखाई देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपको थोड़ा सा बनाना शेप्ड दिखाई देगा, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पर देख रहे हो, अगर जैसे मैंने आपको बताया था HOCM के अंदर, यहाँ पे देखो ये यहाँ पर से जा रहा है ब्लड, तो यहाँ से देखो कितना छोटा सा स्पेस बच गया है, ठीक। ये याद रखना, बनाना शेप्ड एलवी इको के अंदर। देन ट्रीटमेंट, फिर से बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट कम कर देता है, ठीक है। हार्ट रेट कम हो जाएगा तो थोड़ा सा इसके अंदर इंप्रूवमेंट हमें दिखने को मिलेगा, ठीक। प्लस साथ में कार्डियक रीमॉडलिंग को भी रोकता है, जो आपकी हाइपरट्रोफी हो रही है इसको भी रोकता है बीटा ब्लॉकर्स। अरेथमिया के अंदर एमियोड्रोन हमें इसके अंदर आप कर सकते हो, अरेथमिया जो है उसके लिए हम एमियोड्रोन दे सकते हैं। साइड इफेक्ट एमियोड्रोन का, ठीक है, याद रखो गाइस, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म प्लस पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद गाइस टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियक डेथ, फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक डेथ की, सडन कार्डियक डेथ की, या लेफ्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस है मोर देन 3 सेंटीमीटर हो चुकी है, देन वी विल इम्प्लांट एन ICD। व्हाट इज ICD? इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है गाइस, ये है ना, देखता है दो ऐसे पिन लगा दी जाती हैं हार्ट के अंदर, एक छोटा सा डिफिब्रिलेटर लगाता है, पिन लगा दी जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी पेशेंट को दिखता है इसके अंदर, मतलब ये रेगुलर चेक करता रहता है, ECG होती है इसके अंदर छोटी सी, रेगुलर चेक करता है कि रिदम सही है, थोड़ा सा भी इसको ऊपर नीचे दिखता है तो एकदम से शॉक देता है पेशेंट को, जिसकी वजह से उसका जो ये यहाँ पे सडन कार्डियक डेथ के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक। सर्जरी कर सकते हैं हम, सेप्टल आर्टरी स्टेनोसिस कर सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे ये मसल्स हैं इनकी जो आर्टरी सप्लाई करती है, इनका हमने न्यूट्रिशन रोक दिया तो ये अपने आप कम हो जाएगा। या फिर हम इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। इथेनॉल क्यों यूज़ कर सकते हैं? इथेनॉल गाइज आपका मायोटॉक्सिक होता है, ठीक है। इथेनॉल ज़्यादा दारू पीने की वजह से आपकी मसल्स कम हो जाएंगी, तो प्लीज़ दारू मत पिया कीजिए। सेप्टल एब्लेशन कर सकते हैं हम, जो क्या करता है, सॉरी, सेप्टल एब्लेशन करता है इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइस ड्रग जो कॉन्ट्राइंडिकेट, डायूरेटिक्स, डायलेटर एंड डिगोक्सिन, ये भी याद रखना आप, ठीक। एक्स्ट्रा समटाइम्स SAM सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वॉल्व हो सकता है। डायनामिक LV आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है इसके अंदर, देखो सिंपल सिंपल से हम इसी से समझते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, ठीक। कहाँ गया पेन, ये रहा। सेम डायग्राम के अंदर हम समझेंगे लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, सिंपल सा।
अब मैं ना यहाँ पे आपको वॉल्व्स बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये वॉल्व है, कौन सा वॉल्व है? ये मिट्रल वॉल्व है, ठीक। अब क्या होता है, जब यहाँ पर से ब्लड जाएगा, या फिर देखो हाइपरट्रोफी हो रखी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो रखी है हाइपरट्रोफी, ये हाइपरट्रोफी हो रखी है। अब ब्लड जाएगा तो ब्लड है ना एकदम से यहाँ पे रैपिडली जाएगा गाइज। ये जो रैपिड फोर्स होगा ना, इसकी तरफ वजह से ये जो मिट्रल वॉल्व है इसको ऐसे खींचेगा ये, ठीक है। कैसे खींचेगा? ऐसे खींचेगा। इसको ऐसे खींचने की वजह से गाइस क्या होगा, डायनेमिक मतलब डायनेमिक एलवी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन या सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वॉल्व। एंटीरियर मोशन होगा मिट्रल वॉल्व का एकदम से, ठीक है, खुलेगा नहीं प्रॉपर पूरा, बट एक हल्का सा उसके ऊपर प्रेशर बनेगा, डेट इज कॉल्ड सैम, सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वॉल्व, सिंपल, ठीक। अब आते हैं गाइज हम अगले उसके ऊपर, डेट इज अरिथमोजेनिक आरवी डिस्प्लाजिया। व्हाट इज अरिथमोजेनिक आरवी डिस्प्लाजिया? इसके अंदर गाइज सिंपल सा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे लेफ्ट, ये जो है राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स जो हैं हमारे यहाँ पे, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं डेस्मोप्लाकिन्स की वजह से। सो जो डेस्मोप्लाकिन्स की वजह से ये जो अटैच्ड होते हैं, यहाँ पर क्या होने लग जाता है, यहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फैट एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, ये जो फैट एक्यूमुलेशन, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, दैट कैन वर्क लाइक एक्टोपिक पेसमेकर्स। अब एक्टोपिक पेसमेकर्स की तरह काम करेंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वेंट्रिकुलर एरिथमिया होगा। हर बारी जहां पर भी आपका हाइपरट्रोफी या फिर जहां पे भी फैट डिपोजिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, वो वेंट्रिकुलर एरिथमिया करा सकते हैं। डेट इज वेरी वेरी घातक, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। सो क्लिनिकल फीचर, यू विल सी हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन फैमिली, वेंट्रिकुलर अरेथमिया आपको दिख सकता है, ओके। So it is very common in Knox disease. What is Knox disease? Here you will see in your patient woolly hair, ठीक है, प्लांटो पाल्मर किरेटोसिस, याद रखना, पाल्मो प्लांटर किरेटोसिस। यहाँ पे देखो आपके मेरे जो पाल्म्स हैं, ये सोल्स हैं, ये बिल्कुल एकदम अच्छे हैं, देखो, बट जब आप इस पेशेंट के देखोगे आपको दिखेगा यहाँ पे क्रेटिन्स की लेयर्स दिखेंगी आपको। सो डेट इज कॉल्ड प्लांटो पाल्मर किरेटोसिस, ठीक। ईसीजी जब आप करोगे, ईसीजी के अंदर एप्सिलॉन वेव, यू विल सी एप्सिलॉन वेव ईसीजी के अंदर, ठीक। एक बड़ा फैंसी सा नाम है, इसको याद रख लो, सिंपल सा, एप्सिलॉन वेव, ठीक। ट्रीटमेंट इसके अंदर वही सेम टू सेम वेंट्रिकुलर एरिथमिया है। तो आईसीडी, व्हाट इज आईसीडी? आईसीडी क्या था? आईसीडी आपका था गाइज, देखो यहाँ पे पढ़ा था हमने, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ठीक है, जाके गूगल पे सर्च करो, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है, टू प्रिवेंट सडन कार्डियक डेथ, बस सिंपल सा है हम इसके अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं गाइस हमारा मिक्स के अंदर। मिक्स को हम आगे इसके अंदर, मिक्स के अंदर वी हैव टू एग्जांपल्स, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैटी एंड डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी, ओके। इन रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी इट इज ड्यू टू अमोलोइडोसिस। व्हाट इज अमोलोइडोसिस? हाई अमोलोइड डिपॉजिट इन मसल ऑफ एलवी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, पेशेंट के ना मसल्स के अंदर अमोइलेड इकट्ठा होना लग जाता है अमोइलोडोसिस के अंदर। तो वहां पे वो अमोइलेड जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी जाके डिपॉजिट होगा, है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब जाके ये डिपॉजिट होगा, रुको, हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम स्टिफ हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, स्टिफ हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो स्टिफ हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन डायस्टोल, डायस्टोल जो है कम हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सा, डिक्रीज इन डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल के अंदर नहीं जा पाएगा अच्छे से। अब डायस्टोल के अंदर नहीं जा पाएगा तो गाइस सिंपल सा क्या रूल है, आपने पढ़ा है हमेशा, राइट वेंट्रिकल फेलियर के अंदर हमेशा, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के अंदर हमेशा राइट वेंट्रिकल फेलियर आता ही आता है। तो आफ्टर सम टाइम, ठीक, यहां पर हमारा आरवीएफ भी हो जाएगा। यहाँ पे आरवीएफ की यहाँ पे हमारी हाइपरट्रोफी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी। सिंपल सा है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर खून नहीं जा रहा, देयर इज नो ब्लड
गोइंग, मतलब इजी नहीं जा रहा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा राइट वेंट्रिकल को। ठीक, तो यहाँ से पुश करेगा, ज़्यादा काम करेगा, तो क्या होगा, इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो सिंपल सा है क्लिनिकल फीचर्स भी कौन से को देखने को मिलेंगे, सेम राइट वेंट्रिकल फेलियर के अंदर जाके यहाँ पर अगर आप देखोगे, कहाँ गया, देखो कितना पढ़ चुके हैं हम कार्डियो को। ठीक है, स्टिल वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग इन कार्डियो इन अंडर 4.5 आवर्स। तो यहाँ पे आप जाके राइट वेंट्रिकल फेलियर के जो फीचर्स हैं, इस पेज को जाके स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देखो, या फिर इस पेज को जाके आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पर से आप इजिली आप इसको पढ़ सकते हो कि राइट वेंट्रिकल फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर क्या होता है मेजरली। ठीक, सो अब हम वापस आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। हाँ, ठीक है, तो कौन से आएंगे गाइज हमारे इधर, सिंपल से हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स जो हैं आरवीएफ वाले आएंगे, लिख देते हैं, राइट वेंट्रिकल फेलियर वाले आएंगे मेजरली। ठीक, अब अदर कोसिस के अंदर हम दिखा देते हैं आपको, देखो गोचर डिजीज हो सकता है। व्हाट इज गोचर डिजीज? गोचर डिजीज क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसेरिब्रेस, सॉरी बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस। ठीक है, देखो मुझे भी याद नहीं रहता, डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस। ठीक है, ये होता है आपका गौचर डिजीज। फेब्री डिजीज क्या होता है गाइस? फेब्री डिजीज इज डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइडेस। ठीक है, तो बाकी आप इनको गूगल कर लेना इजिली, आप वो तो कर ही लोगे, मेरी तो लैंग्वेज आपको समझ में आ नहीं रही होगी। उसके बाद सार्कोडाइसिस के अंदर हो सकता है, या फिर ड्रग्स ये जैसे मिथाइल सरगाइड या एर्गेटोमाइन, इनकी वजह से भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करोगे सेम आपको आरवी और राइट वेंट्रिकल फेलियर वाले, इंक्रीज जेवीपी, हिपेटोमीगैली, एसाइड्स, कुश्मोल साइन देखो मैं 10वीं बार बता रहा हूँ। अब इसके बाद भी कुश्मोल साइन नहीं याद रहा ना, फिर तो देखो दिक्कत है। कुश्मोल साइन होता है गाइज इंस्पिरेशन पे, जब जेवीपी बढ़ जाता है, डेट इज कॉल्ड कुश्मोल साइन। ओके, व्हेन यू विल डू इको के अंदर आपको मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है, ठीक है, वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक की डायमेंशन जो है वो कम हो जाएंगी। सिंपल एज दैट। एंड इको के अंदर ग्लिटरिंग मायोकार्डियम आपको दिखाई दे सकता है, जब आप देखोगे उसके अंदर तो वहां पे ग्लिटर सा दिखेगा, ग्लिटरिंग मायोकार्डियम। क्यों? क्योंकि वहां पे अमोइलॉइड प्रेजेंट होगा, इस वजह से। ट्रीटमेंट वही बीटा ब्लॉकर्स वी विल गिव। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स वही है, कार्डियक रिमॉडलिंग को रोकेगा, है ना, कॉन्ट्राइंडी और हार्ट रेट को कम रखेगा। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? डिगोक्सिन, यहाँ पे नहीं देंगे हम डिगोक्सिन। ठीक है, ट्रीट द अंडरलाइन कोस, सेम सिंपल सा, जिसकी वजह से अमोलाइडोसिस है, अमोलाइडोसिस का इलाज करो सबसे पहले। ठीक, तभी पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम ठीक होगी ना, रूट कोस तक पहुंचना है हमें, उसको ठीक कर देंगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद गाइज आता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर देखो, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर एक तो ये आज पता नहीं फोन इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल देखो ये है नॉर्मल। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स है वो डायलेट हो जाती हैं काफी ज्यादा। ठीक है, डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल होगी तो क्या होगा, यहाँ पे सिस्टोलिक फेलियर होगा। देखो यहाँ से यहाँ खून तो आ जाएगा, पर यहाँ से नहीं जा पाएगा ना, अयोर्टा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं हो पाएगी। वो डायलेट तो पहले से ही है, तो सिस्टोल तो हो जाएगा, वो डायस्टोल तो हो जाएगा, सिस्टोल नहीं हो पाएगा। सो हेयर सिस्टोलिक फेलियर। तो जिसके अंदर क्या होगा, अगर सिस्टोलिक फेलियर होगा हमारा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा घट जाएगा, तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, इट विल लीड टू हार्ट फेलियर ऑफ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट फेलियर भी 3 टाइप के थे, कौन से थे? हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट रेट विद प्रिजर्व्ड हार्ट रेट विद, तीसरे वाला बताओगे क्या? तो इसको खुद नहीं आता, मुझे खुद नहीं याद आ रहा है ना, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो याद है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको याद है नहीं है, कमेंट में बताओ। इटियोलॉजी मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी कौन सी हो सकती है इसके अंदर गाइस? सिंपल सा है, मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी पॉलीजेनेटिक म्यूटेशन, क्योंकि मिक्स्ड है। पॉलीजेनेटिक म्यूटेशन सबसे पहली चीज। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के अंदर कौन सा हो सकता है, या मतलब मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, वैसे तो अल्कोहल की वजह से भी होता है, पर मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि हर कोई दारू नहीं पीता आपकी तरह गैस दुनिया के अंदर। वायरल इन्फेक्शन के अंदर पैरावायरस से हो सकता है, या फिर डिप्थीरिया से हो सकता है। ड्रग से हो सकता है, जैसे एंथ्रासाइक्लिन या
ट्रास्टुजुमाब हो सकता है, ठीक। उसके बाद विटामिन डेफिशिएंसी जैसे विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो सकता है। मिनरल के अंदर जैसे किशान डिसीज़ के साथ हो सकता है। किशान डिजीज़ क्या होती है? सेलेनियम डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जैसे अभी जाके आगे पढ़ोगे दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद डुशेने मसल डिस्ट्रोफी के अंदर हो सकता है, इसको हम पढ़ेंगे अभी आगे न्यूरो वाले चैप्टर के अंदर। फिर पेरिपार्टियम के अंदर हो सकता है। एंडोक्राइन कोसिस जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म या PCC के अंदर भी हो सकता है ना। क्लिनिकल फीचर्स कौन से होंगे? क्लिनिकल फीचर्स होंगे गाइज हार्ट फेलियर वाले। हार्ट फेलियर किसको कहते हैं? हार्ट फेलियर एक्चुअली में कहते हैं LVF को। तभी मैंने कहा अगर ये वाला चैप्टर आपको करना है, थोड़ा सा आप RVF और LVF वाली वो मेरी स्लाइड जो है उसको ध्यान से देख लो एंड ईजिली हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर को ही हम हार्ट फेलियर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर सेम एज हार्ट फेलियर, ठीक है, करेंगे तो सेम एज जैसे हार्ट फेलियर के अंदर करते थे, LVF के अंदर करते थे, सेम वही ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हम इसके अंदर करेंगे। प्लस यहाँ पे हमें एक और चीज दिखेगी, वो है डायक्रोटिक पल्स, ठीक। इको के जब करेंगे, इको के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज जो है बड़ा मिलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा मिलेगा, हाइपरट्रोफी नहीं मिलेगी, साइज बड़ा मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा गाइस ABCD, वही हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का जो ट्रीटमेंट था ABCD वही हम करेंगे। ए से ACE इनहिबिटर्स, ARB, ARNI, अर्नी। B के अंदर बीटा ब्लॉकर्स देंगे हम। C के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हाई हो उसकी वजह से उसके लिए डिगोक्सिन देंगे। D से डायरेटिक या डायलेटर्स देंगे। सिंपल सा। तो गाइस यहाँ पे हमारी हुई कार्डियोमायोपैथीज खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर। सो चलिए गाइस, लेट्स कंप्लीट ST सेगमेंट। सो ST सेगमेंट, सो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जो ST सेगमेंट जो है इसका एलिवेशन हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है, ठीक। एंड हेयर जो ये पॉइंट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक P वेव थी, ये मिसिंग हो गई है, मेरे से मिस हो गई है, मैं बना देता हूँ। सो PQRST, जो S के बाद ये बीच में जो ये वेव आती, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं J पॉइंट। दिस J पॉइंट कैन बी, अगर ये अपर होगा तो ST एलिवेशन होगा, डाउन हो जाएगा तो ST डिप्रेशन होगा, बस सिंपल सा है, ओके। सो ST एलिवेशन किस किस केस में हो सकता है? अभी हमने देखो कितने सारे टॉपिक्स पढ़े, अब देखो ये समझना ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। स्टेमी के अंदर हो सकता है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर हो सकता है, ठीक है। और देखो मैं आपको वैसे बता दूं, जो स्टेमी के अंदर था देखो, ये यहाँ पर कौन सा था? कॉन्वेक्स टाइप का था, ठीक है, कॉन्वेक्स। जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर था वो कॉनकेव टाइप का था, ये याद रखना, ठीक है। ST एलिवेशन, तभी मैंने आपको टॉपिक्स पहले बताए, सो डेट इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू डिफरेंशिएट देम, ओके। सो स्टेमी, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, देन प्रिंजिमटल एंजाइना के अंदर हो सकता है, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हो सकता है जिसको हम टाकुसुबो कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं, ARVD के अंदर हो सकता है, एप्सिलॉन वेव दिखाई देती है उसके अंदर, है ना। सो ब्रुगाडा सिंड्रोम के अंदर देख सकते हैं हम हाइपोथर्मिया, जिसमें हम ओसबोर्न वेव दिखाई देती है, जे वेव भी कहते हैं, देखो ये दिख रही है आपको एक अलग से ओसबोर्न वेव, है ना। सो गाइज वहीं ST डिप्रेशन के अंदर किस किस की चीज़ के अंदर हमें ST डिप्रेशन दिखाई दे सकता है? हाइपोकेलेमिया, कोकेन टॉक्सिसिटी, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना जिसमें TMT प्लस होना चाहिए, ठीक है, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना TMT पॉजिटिव होना चाहिए। एनस्टेमी के अंदर इट कैन बी, हमें दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइस QT इंटरवल, ओके। सो QT इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीरम कैल्शियम और सीरम मैग्नीशियम, सिंपल, ठीक। सो हाई अगर QT इंटरवल बढ़ जाएगा, QT इंटरवल हो क्यों रहा था? QT इंटरवल के अंदर क्या होता है? रिपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल्स का, तो वहाँ पे जो रिस्क ऑफ वेंट्रिकल एरिथमिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हाई रिस्क ऑफ वेंट्रिकल एरिथमिया होगा तो क्या होगा? सडन डेथ, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। अगर इसके अंदर गाइस विद डिफनेस है तो डेट इज कॉल्ड जॉर्वेल लैंग नेल्सन सिंड्रोम। अगर विदाउट डिफनेस है देन रोमेनो वॉल्ड सिंड्रोम कहेंगे इसको, सिंपल एकदम, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक लास्ट चीज है गाइस इसके अंदर इसके अंदर, डेट इज हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया जो है पोटेशियम, सीरम पोटेशियम जो है आपका 5.5 से ज़्यादा होगा। हाइपोकैलेमिया सीरम पोटेशियम लेस देन 3.3, ठीक। ये बहुत बहुत जरूरी होता है गाइस, मैं पहले बता दूं, हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया का कंसेप्ट। टोल टी वेव दिखाई दे सकती है हाइपरकैलेमिया होगा तो, पी वेव जो है डिसअपियर हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। ST एलिवेशन दिखाई दे सकता है, QRS जो है वो वाइड जा सकता है, ओके।
जो रिस्क फैक्टर होंगे वो होगा डिक्रीज यूरिन आउटपुट, पोटेशियम, सिंपल सी बात है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा तो पोटेशियम बाहर नहीं फेंक पाएगा बॉडी, सो पोटेशियम एंड सोडियम ज़्यादा होगा, पोटेशियम हाई होगा तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हो जाएंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक, और उससे क्या हो सकता है, कुछ स्मॉल ब्रीथिंग हो सकती है। अब एस इनहिबिटर और एआरबी जो हैं, इनकी वजह से भी पोटेशियम ज़्यादा होता है, अगर कोई ज़्यादा इनको यूज़ कर लेता है या लॉन्ग टर्म यूज़र है एज इनहिबिटर या एआरबी, इनकी वजह से पोटेशियम हाई हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, देर सम पेशेंट, तो और उसका आप देखते हो पोटेशियम तो भाई ज़्यादा है, हाइपरकैलेमिया हो रखा है उसको, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या काम करोगे, इंजेक्शन कार्डियो वो कैल्शियम ग्लूकोनेट करोगे आप। ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट टू स्टेबलाइज कार्डियोमायोसाइट, ठीक है। ये है ना आपको ज़्यादा, ये है ना एक थोड़ा सा टाइम दे देगा आपको रिएक्ट करने के लिए, एंड यू हैव टू बाय टाइम, बिकॉज कार्डियक केसेस के अंदर गाइज हम रिस्क नहीं ले सकते, वेंट्रिकुलर एरिथमिया स्टार्ट हो गया तो पेशेंट इज डेड, जब तक आप सोचोगे तब तक तो जा चुका होगा पेशेंट। सो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन इंसुलिन लगाएंगे, किसके अंदर, डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर इंजेक्शन लगाएंगे इंसुलिन का एंड वो दे देंगे। फास्टेस्ट वे है गाइस, सबसे फास्ट पोटेशियम को, ठीक है, भगाने का इंसुलिन है, ये वाला हम एंडोक्रोनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे अभी। उसके बाद नेबुलाइजेशन विद सेल्बुटामोल करेंगे, फिर पोटेशियम बाइंडर के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सोडियम पोलिस्ट्रीन यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक। अब ऐसे ही बात किया जाएगा इस हाइपोकैलेमिया की, पोटेशियम लेवल 3.3 से कम, ये प्लीज़ याद रखना, 3.3 से कम एंड मोर देन 5.5। सो यहाँ पे वी विल सी एन यू वेव। व्हाट इज़ यू वेव, देखो यू वेव क्या होती है, ये पी वेव हो गई, ठीक है, तो कैसे बन जाता है ये पी वेव हो गई, ठीक है, ये हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये जो टी है इसके साथ में एक और वेव बन जाती है, दिस इज कॉल्ड यू वेव, ओके। सो ये यू वेव हो गया। देन टोल पी वेव वी कैन सी, जिसको हम सूडो पी पल्मोनल कहते हैं। टी वेव इन्वर्जन हम देख सकते हैं हाइपोकैलेमिया के अंदर। जो रिस्क फैक्टर हैं वो सिंपल सा है, एकदम सिंपल, क्रोनिक यूज ऑफ डायरेटिक्स, ज़्यादा देर तक यूज़ किया, क्रोनिक यूज़ किया डायरेटिक्स का, एग्जाम्पल फ्यूरोसामाइड, तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, इंजेक्शन केसीएल देना है, सिंपल सा, ओके। अब गाइस एक हमारा टॉपिक बचता है सिंपल, वो है रोमैटिक फीवर। तो रोमैटिक फीवर के ऊपर आते हैं। रोमैटिक फीवर के बाद हमारा गाइस, इसके बाद हम कार्डियोलॉजी कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज नाउ पीवाईटीज हम कर लेंगे। अगर आपके 14 क्वेश्चंस, हम देखो 35 क्वेश्चंस आई से आते हैं, उसमें से 14 क्वेश्चंस कार्डियो के आते हैं, तो 14 के अंदर से आउट ऑफ आई कैन से 10 प्लस आप इजीली ठीक कर दोगे अगर इस वीडियो को आराम से अच्छे से देखोगे, प्लस पी वाई क्यूज कर लेना, है ना। सो रूमेटिक फीवर के अंदर गाइस पैथोजेनेसिस जो है, एज जो है, एज क्या होती है, एज 5 to 15 मेनली, आप देखो चाइल्डहुड के अंदर ही होती है, मेल्स एंड फीमेल दोनों के अंदर होता है, ठीक है। ड्यू टू ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर होता है। प्लीज 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 रिमेंबर दिस, ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ, ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये आपको याद रखना है। क्लिनिकल फीचर्स, देयर इज एक्यूट फेरेंजाइटिस। लेट मी टेल यू, आपके पास पेशेंट कैसे आएगा, मदर लेके आएगी एक पेशेंट के, और पेरेंट्स लेके आएंगे कि एक चाइल्ड है, उसको बार बार यहाँ पे गले के अंदर देयर इज सम इन्फेक्शन, सोर थ्रोट हो रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट फेरेंजाइटिस, ठीक है, वहाँ पे हो रहा है, एंड ये बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ पेशेंट इज, लाइक सपोज आपके सामने ऐसे ही आएगा। देन रिकरेंट जेनेटिक सब्सिस्टिबिलिटी होगी उसके अंदर, एंटीबॉडीज जो बनेंगी, देखो क्या है, अब इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज जो बनेंगी वो आप ये लगा लो इतनी, मतलब बार बार जब ये इन्फेक्शन होगा तो वो क्रॉस रिएक्शन करनी स्टार्ट कर लेंगी, मोलिकुलर मिमिक्री स्टार्ट कर देंगी, जिसको हम कहते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से जब एंटीबॉडीज आपस में ही, मतलब मोटा मोटा मैं कहूँ तो अपने खुद के टिश्यू को, ठीक है, डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी एंटीबॉडीज, ओके। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, देखो एम प्रोटीन होता है ना, जो एम प्रोटीन के साथ मोलिकुलर मिमिक्री करके अपने ओन टिश्यूज को, ओन सेल्स को यहाँ पे डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, ओके। इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप पे स्टॉप थ्रोट, वही है, थ्रोट इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अब जोन्स क्राइटेरिया से आप याद रख सकते हो, अगर रूमेटिक फीवर याद रखना है, जस्ट रिमेंबर द जोन्स।
J for joint pain. Okay, there can be permanent joint damage that is called जैकोड्स एर्थ्रोपैथी. ठीक है, एसएलई के केस के अंदर भी हमें दिखाई दे सकता है ये. कार्डाइटिस, ओ से कार्डाइटिस. ठीक है, वैसे इसको ऐसे बना के लिखते हैं, ओ से कार्डाइटिस. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. ओके, a little heart for everybody. And then nodules. Okay, so carditis. Carditis में if there is a permanent damage in heart, then it's called rheumatic heart disease. Then nodules, mainly subcutaneous nodules, mainly in subcutaneous tissue. Okay, E से erythema magnetum, स्किन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा. देन सेडम्स कोरिया. ओके, लाइक ऐसे 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 नाचता रहता है बच्चा. ठीक है, अभी देखेंगे आगे भी. सो सबसे पहले आपको है ना एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ. ये डायग्राम देखो, ये जो आउटर लेयर है इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जो मिडल लेयर है इसको मायोकार्डियम कहते हैं, अंदर की लेयर को कहते हैं एंडोकार्डाइटिस. जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है एंडोकार्डाइटिस के केस के अंदर. मोस्ट कॉमन पैन कार्डाइटिस होता है, मतलब थर्ड तीनों की तीनों लेयर यहाँ पे होंगी इन्वॉल्व. मायोकार्डियम के, अगर मायोकार्डियम के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वी विल सी प्रॉब्लम इन मायोकार्डियम, देन वी विल गेट एशोफ नोड्यूल्स, जो रूमेटिक फीवर के अंदर बहुत बहुत दिखाई देते हैं. ठीक है, नाउ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट अर्ली एंड मोस्ट कॉमन पेनकार्डाइटिस, ऑल दीज थ्री लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं. एंडोकार्डाइटिस होगा तो मोस्ट कॉमन जो वॉल्व इन्वॉल्व होगा, देखो यहाँ पे ये जो है आपका ये मित्रल वॉल्व है. ठीक है, आपने अगर देखा हो तो वॉल्व्स के ऊपर भी थोड़ी सी एंडोकार्डाइटिस की लेयर जा रही है ना. तो ये तो वॉल्व के ऊपर भी है, साथ में यहाँ पे चेम्बर्स की लाइनिंग के अंदर भी है. सो इन एंडोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन वॉल्व इन्वॉल्व मिट्रल वॉल्व, मोस्ट रेयर वॉल्व इन्वॉल्व इज पल्मोनरी वॉल्व. ठीक है, अब एंटीबॉडी जो है अटैक करती हैं मिट्रल वॉल्व के ऊपर. सो क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा. व्हाट विल बी, इट विल बी एक्यूट इन्फ्लेमेशन. ओके, कैरी स्कूम मर्मर, वी कैन हियर कैरी स्कूम मर्मर और मिड डायस्टोलिक मर्मर हेयर. ओके, उसके बाद अगर बार बार रिकरेंट अटैक होगा एंटीबॉडीज का, देन इट विल लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब होगा तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगा मित्रल वॉल्व का, एंड देन इट कैन कॉज मित्रल स्टेनोसिस. ओके, सो अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की यहाँ पे बात करें तो अर्ली एंड मोस्ट कॉमन है सबसे ज़्यादा. ठीक, इसके अंदर गाइस देखो, माइनर के अंदर आता है मोनो आर्थरालगिया. व्हाट इज मीन आर्थरालगिया? आर्थरालगिया इज जॉइंट पेन. ठीक है, सो माइनर जो है वो होता है मोनो आर्थरालगिया, मीन्स किसी एक जॉइंट के अंदर पेन है. अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये चाइल्ड है. ठीक है, यहाँ पे जॉइंट बना देते हैं. ठीक, इस जॉइंट में, इस जॉइंट में, इस जॉइंट में, इस जॉइंट में, मतलब किसी भी जॉइंट में, एनी जॉइंट. ओके, सिर्फ सिंगल जॉइंट, ओनली वन जॉइंट. ओके, देन इट्स कॉल्ड मोनोआर्थरालगिया. ओके, पेन इन सिंगल जॉइंट, देन इट्स कॉल्ड मोनोआर्थरालगिया. माइनर है ये. माइनर मेजर याद रखना, आई कैन श्योरली से रोमेटिक फीवर से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. ऐसा कोई सिंगल मैंने एफएमजे का पेपर नहीं देखा जहाँ पे रोमेटिक फीवर से क्वेश्चन नहीं आया हो. देन वी विल गो टू मेजर. मेजर में मोनोआर्थराइटिस मीन्स जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेमेशन आ गई. ओके, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट. सो मोनोआर्थराइटिस. इट कैन बी पॉलीआर्थरालगिया, मीन्स पेन इन मल्टीपल जॉइंट्स. माइग्रेटरी पॉलीआर्थरालगिया, कभी इधर पेन हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है. माइग्रेटरी है एंड मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर जा रहा है. ओके, सो आई गेस अब आपको याद हो गए होंगे. नहीं तो इनको है ना एक पर्ची बनाओ और सामने चिपका लो. ठीक, न्यूरोनल इन्वॉल्वमेंट लेट एंड रेयर होता है. इन्वॉल्व रैपिड मूवमेंट. ओके, डिस्टल जॉइंट्स के अंदर ज़्यादा होता है. प्रोक्सिमल, डिस्टल मतलब दूर, फार. ठीक है, डिस्टल मतलब दूर, मतलब फार. ठीक है, कोल्ड एस सेंडिम्स कोरिया और सेंट वर्ट्यूस डांस. ऐसा लगेगा कुछ कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है. ठीक है, स्किन इन्वॉल्वमेंट, रेड रिंग शेप्ड लीजन्स कॉल्ड एज एरिथमा मार्गिनेटम. रेड कलर के रिंग शेप लीजन्स दिखाई दे सकते हैं आपको, ऐसे ऐसे रिंग शेप लीजन्स. अगर हम इसका, अच्छा एक और चीज होती है 5. ठीक है, नोड्यूल्स, डेट इज नोड्यूल्स. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं बिकॉज ऊपर है, तो
तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स वो पेनलेस होंगे मेनली। ओके, नाउ इन्वेस्टिगेशन में वी विल डू ESR हाई मिलेगा हमें, ठीक है। CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो भी हाई मिलेगा यहाँ पे। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, वी हैव टू फाइंड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, बट वी विल डू वी कैन डू थ्रोट स्वैब कल्चर हम कर सकते हैं। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर कर सकते हैं, ASO कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं हम जोन्स क्राइटेरिया। सो देखो इसके अंदर दे आर टू, हमने ना इसको दो भागों में बांट रखा है, मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। सो व्हाट इज मेजर क्राइटेरिया? पेनकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एनी लेयर, all it can be all three or any single layer, that is comes under major criteria. Then polyarthritis, then Schiedam chorea वो डांस था वाला, subcutaneous nodules, erythema marginatum गला खराब है गाइस, erythema marginatum। माइनर क्राइटेरिया के अंदर फीवर, ओके, देन आर्थ्रालगिया, व्हाट इज आर्थ्रालगिया? पेन, ओके, जॉइंट पेन, prolonged PR interval, increased ESRO CRP and leukocytosis। प्लीज 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 हाथ जुड़वा लो, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। मैं नहीं चाहता आप 149 पे अटक जाएं, 150 आए। सो प्लीज इसकी एक फोटो चिपका लो। ओके, सो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है हमारा यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड चीज, 2 मेजर क्राइटेरियाज, ओके, और 1 मेजर एंड 2 माइनर क्राइटेरियाज मस्ट बी प्रेजेंट टू डायग्नोस रूमेटिक फीवर। क्या होना चाहिए? या तो 2 मेजर क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए, या फिर 1 मेजर एंड 2 माइनर क्राइटेरियाज हमारे फुलफिल होना चाहिए यहाँ पे रूमेटिक फीवर के लिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं ये 5 जो यहाँ पे आते हैं जोन्स के, तो इसको भी आप प्लीज 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 रट लीजिए। ट्रीटमेंट में जॉइंट पेन के लिए NSAIDs दे सकते हैं, एस्प्रिन। कार्डाइटिस के लिए स्टेरॉइड वी कैन डू, ओके। कोरिया के लिए, कोरिया सेल्फ लिमिटिंग है, या फिर सोडियम वाल्पोरेट भी वी कैन गिव। स्किन रैश, तो पता नहीं क्या लिखता हूं मैं, स्किन रैश और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। प्रोफाइलैक्सिस के लिए बीटा HGA स्ट्रेप्टोकोकस जो है, हमें रूट कोज तो बंद करना पड़ेगा ना, ये तो एंटीबॉडीज तो बार बार बनती जाएंगी, जब तक हम इन्फेक्शन नहीं खत्म करेंगे एंटीबॉडीज तो बार बार बनेंगी, तो वी हैव टू लिमिट दिस इन्फेक्शन। सो व्हाट वी कैन गिव? इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन, ठीक है। हर 21st डे के ऊपर आपको जो आपका पेशेंट है आपको उसको इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन देना होगा। अगर बेंजाथीन के या फिर पेनिसिलिन के लिए मतलब कहीं वो होता है, ठीक है, सेंसिटिव है वो, देन इरेथ्रोमाइसिन हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोमेटिक फीवर बट हार्ट, देखो हार्ट के नीचे है ना मैंने नेगेटिव लगाया हुआ, इसका मतलब है हार्ट बट नो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। देन 5 ईयर तक हमने देना है ये इंजेक्शन, ओके, और टिल एज ऑफ 21। सिंपल, जो भी ज्यादा होगा, whichever is more, okay। If he is 7, okay, he is 15, if he is 15, okay, we have to give till age of 21, okay। बन तो ये 6 ईयर रहे हैं, और अगर वो 20 का है then till age of 25 means 5 years, okay। so 5 year or till age of 21। so rheumatic fever plus कार्डियक इन्वॉल्वमेंट था बट वो ठीक हो गया, ओके। सो रूमेटिक फीवर प्लस कार्डियक, दिस इज बैंडेज गाइस, मैंने काफ़ी कोशिश करी है बैंडेज बनाने की। सो रूमेटिक फीवर प्लस कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, बट पेशेंट इज रिकवर्ड फ्रॉम कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, सो वी हैव टू गिव फॉर 10 ईयर्स और टिल एज ऑफ 21 विच एवर इज मोर, ओके। रूमेटिक फीवर प्लस रेसिडुअल कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, then 10 years or till the age of 40, okay। and I hope guys आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर, और वो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में, ओके बाय। हाँ, वैसे एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि कुछ यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे आपको लगेगा कि मैंने कई सारे, जैसे आपको लगेगा
कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मर्मर्स वगैरह, या फिर ये चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं मैंने गाइज यहाँ पे हाई यील्ड पढ़ाने की कोशिश करी है इसके अंदर। तो मर्मर्स जो थे मेनली वो मैंने बीच बीच में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। सो आई गेस जितने टॉपिक्स बचे हैं मेनली हमने 80% ऑफ कार्डियक यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से टॉपिक्स भी, मतलब ऐसा ना हो वीडियो देख के बस चले जाओगे, नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद 30 to 40 मिनट्स की या 1 आवर मुश्किल से लगेगा, 1 to 2 आवर लगेगा मुश्किल से। प्लीज़ 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 इन नोट्स को भी बहुत अच्छे से रिव्यू कर लेना। ओके, बाय।